दिखाएंगे आपको चाइना का सच। क्या है उइगर महिला की दर्दनाक कहानी? क्या सच में चाइना में विरोध का मतलब मुसीबत को बुलावा है? दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर चीन सारे विश्व के केंद्र में आ गया है। वहां से आने वाली हर तस्वीर को दुनिया गौर से देख रही है, जिसमें चीन के अंदर जिंदगी की घुटन साफ देखने को मिलती है। चीन में ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सुरक्षित रहे। बेकसूरों का खून भले ही बह जाए, लेकिन सीसीपी के एजेंडे को रत्ती भर भी फर्क ना पड़े, इसलिए वो लगातार अपने ही लोगों पर नजर रखती है। ऐसे में ये सवाल मन में आता है कि आखिर चीन का इलाज क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से ये स्पष्ट होता है कि भारत को ऐसी ताकत से निजात पाने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए 196 बिलियन डॉलर खर्च करती है, जो भारतीय करेंसी के हिसाब से 15 लाख करोड़ रुपए है। चीन की जनसंख्या 140 करोड़ है। इस तरह चीन तकरीबन 1000 रुपए प्रति वर्ष अपने नागरिकों की निगरानी पर खर्च करता है। 15 लाख करोड़ चीन में पुलिस, खुफिया तंत्र, जेल, अदालत पर खर्च होता है, जो उसके कुल खर्च का 7% है और सैन्य बजट से ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हित को सुरक्षित रखना इंसानी कीमत से ज्यादा जरूरी क्यों है? दरअसल चीन में वन पार्टी सिस्टम है, मतलब एक ही पार्टी की सरकार बनती है, बस नेता बदल जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से चीन को 3 संस्थान चलाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सेना और सरकार। लेकिन असल में सारा कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही करती है, जिसका नेता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है, जो पार्टी को चलाता है। वो चीन का सर्वेसर्वा होता है। इस तरह सेना, सरकार, सोसाइटी और कारोबार सबके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कही बात पत्थर की लकीर होती है। 1 अक्टूबर 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी चीन को चला रही है। वहाँ की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, मगर पार्टी में सिर्फ 9 करोड़ सदस्य हैं। आखिर चीन की आबादी सबसे ज्यादा होने के बाद भी सत्तारूढ़ पार्टी में सदस्य कम क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना बहुत मुश्किल है। बचपन से ही पार्टी वफादारी का सबक सिखाना शुरू कर देती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हिस्ट्री याद करवाई जाती है। पार्टी के लोगों का सम्मान करवाना सिखाया जाता है। छोटे बच्चे हाई स्कूल तक आते आते कम्युनिस्ट पार्टी यूथ लीग में शामिल हो जाते हैं, लेकिन यूथ लीग के बाद सीसीपी का सदस्य बनना बहुत मुश्किल होता है। जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उन्हें पार्टी से निष्ठा दिखानी और जतानी पड़ती है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ना इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि पार्टी के इशारे पर ही सरकारी कंपनियों में भर्तियां होती हैं। कारोबार करने के लिए भी कम्युनिस्ट पार्टी की रजामंदी की जरूरत होती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध करने का मतलब मुसीबत को बुलावा देना है, सरकार से मिलने वाली छूट को खोना है। चीन के राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं से भी चीन की जनता की भागीदारी नहीं होती है। ये काम नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है, जो जरूरत पड़ने पर चीन का संविधान भी बदल सकती है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस का गठन कम्युनिस्ट पार्टी के एलिट सदस्य करते हैं, जिसकी संख्या 3000 से कम होती है, यानी कि जनता की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए उनके साथ हो रही निर्ममता की बहुत कम तस्वीरें सामने आ पाती हैं। शहर शहर फैले कम्युनिस्ट पार्टी के जासूस सरकार के काम को आसान करते हैं। शिनजियांग प्रांत में कथित एजुकेशन कैंप है, जो किसी डिटेंशन कैंप से कम नहीं है। यहाँ उइगर मुस्लिमों पर जुल्म की बात आम है। ये सब इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर होता है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की सरकार 10 लाख लोगों के साथ ऐसा कर रही है। अमेरिकी सांसदों के सामने यातनाएं झेलने वाली एक उइगर महिला ने बताया कि मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, हर समय मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। हमें शी जिनपिंग की जय बोलने पर मजबूर किया जाता है। महिला की एक सहयोगी ने बताया कि जो नारे और नियमों को 14 दिनों के अंदर याद नहीं रख पाता था, उसे बिना खाना दिए मारा जाता था। जब भी मुझे बिजली के झटके दिए जाते थे, तब मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठता था।
मैंने वो तकलीफ अपने शरीर की नसों में महसूस की है। मुझे लगा मुझे मर जाना चाहिए। मौत कम से कम इस प्रताड़ना से तो कम ही होगी। मैंने उनसे मेरी जान लेने की भीख मांगी। दावा है कि शिनजियांग में बने डिटेंशन कैंप में उइगर महिलाओं के बाथरूम में भी कैमरे लगे हैं। टॉयलेट जाने के लिए महिलाओं को सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं। इसके बाद दरवाजा खटखटाया जाने लगता है। जो वक्त पर बाहर नहीं निकलता उसे इलेक्ट्रॉनिक बटन से सिर पर मारा जाता है। शौक की हालत में कैदियों को बोलना होता है कि सॉरी टीचर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसी ही यातनाओं के जरिए चीन अपने लोगों के मन में डर भरता है और साथ ही उनमें पार्टी का देशभक्ति वाला प्रोपेगेंडा चलाता है। इस तरह शिनजियांग हो या फिर बाकी चीन, सब पर कम्युनिस्ट पार्टी नजर रखती है। इसी सिस्टम का फायदा चीन ने कोरोना की खबरों को कंट्रोल करने में किया, क्योंकि चीन में कौन कहां घूम रहा है इसकी पूरी खबर सीसीपी को होती है। चीन की कंपनियां नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 से बंधी हुई हैं। ये कानून कंपनियों में सरकारी दखल को मंजूरी देता है, जिसमें साफ लिखा है कि कोई भी संगठन और व्यक्ति नेशनल इंटेलिजेंस के काम में सहयोग और समर्थन करेगा। इसी कानून का सहारा लेकर चीन दुनिया भर में अपनी कंपनियों के जरिए लॉबिंग कराता है। न्यूजीलैंड के कैंटबरी यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर एन मेरी बार्डी ने चीन की इस लॉबिंग को दुनिया के सामने रखा। मैजिक वेपन के नाम से अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विदेश नीति और अपने संस्थाओं को एक फ्रंट पर रखती है। रिसर्च पेपर में लिखा गया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन की आर्थिक कूटनीति को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, विदेशों में मौजूद चीन के लोगों को देश के लिए विदेश नीति एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, पीपल टू पीपल, पार्टी टू पार्टी और चीनी उपक्रमों और विदेशी उपक्रमों से बेहतर तालमेल बनाया जाए। तीसरा, तालमेल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की विदेश नीति सही तरीके से लागू कराई जाए। चौथा, एक वैश्विक और मल्टी प्लेटफॉर्म आधारित संचार और संवाद रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। आत्मनिर्भर होना जरूरी। ऐसा करके चीन दूसरे देशों में मौजूद अपने लोगों और संस्थाओं से वहां अपना एजेंडा लागू करवाता है। पिछले साल भारत ने 23.07 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात और 35.95 लाख करोड़ रुपए का सामान आयात किया है। इस तरह आयात और निर्यात का घाटा करीब 12.87 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की अकेले 40% की हिस्सेदारी है। मैन्युफैक्चरिंग में चीन दुनिया का बेताज बादशाह है। वो सुई से लेकर शिपयार्ड तक दुनिया को बेच रहा है। यही वजह है कि चीन के खतरे के बावजूद भारत उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। बाकी दुनिया की तरह भारत भी चीन डायग्नोस्टिक किट पर उठे सवालों के बीच भी उससे 400 टन मेडिकल साजो सामान खरीद चुका है। अगले कुछ दिनों में चीन के 5 शहरों से करीब 20 उड़ानें और भारत आएंगी, जिनमें मेडिकल सप्लाई आनी है। दुनिया में 2 चीन है। पहला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान है, जहां 1949 से स्वतंत्र सरकार है, जहां भारत की तरह लोकतंत्र है, जबकि चीन में एक पार्टी का राज है। दरअसल 1912 में चीन में राजवंश का खात्मा हुआ और वो आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। लेकिन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज चीन पर शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मौजूदा नेशनलिस्ट सरकार को हटा दिया, जिसके नेता भागकर ताइवान चले गए। ताइवान आज दुनिया के संपन्न देशों में शामिल है। लोगों की आय भी वहाँ चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा है और सबसे बड़ी बात वहाँ लोकतंत्र है। कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि अगर ताइवान आजाद देश बन गया तो उसके यहाँ भी लोकतंत्र की मांग तेज हो सकती है। इसलिए वो हर हाल में ताइवान को चीन में मिलाने पर आमदा है। ताइवान को घेरने के लिए चीन अपने सबसे असरदार हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। वो उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। ताइवान का पर्यटन उद्योग भी चीन से आने वाले लोगों पर निर्भर है। अब चीन इसी निर्भरता का फायदा उठाकर ताइवान की मौजूदा सरकार पर दबाव डाल रहा है, लेकिन वहां के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। भारत भी चीन के विस्तारवाद से परेशान है। डोकलाम इसका सबूत है। जानकार मानते हैं कि अगर भारत चीन पर ऐसे ही निर्भर होता गया तो उसके चक्रव्यूह में फंस सकता है। कोरोना की वजह से जब 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन से बड़ी आर्थिक मंदी का हवाला दिया जा रहा है, तब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को याद कर सकते हैं।
जिनके नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास की सबसे भयानक मंदी को मात दी थी। रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम से प्लान बनाया, बेरोजगारों के हाथ में पैसे रखे, स्टेडियम, पार्क, स्कूल का कंस्ट्रक्शन शुरू करके करीब 30 लाख लोगों को रोजगार दिया। मंदी से निपटने के लिए नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप शुरू किया, बैंक भी बचाए और डिपॉजिट की सरकारी गारंटी दी। कुल मिलाकर रूजवेल्ट ने अमेरिका के हर नागरिक के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा की। इसका नतीजा ये हुआ कि रूजवेल्ट लगातार 4 बार चुनाव जीते, जो अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। नेशन वन से प्रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।